हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, यूपी SI, लेखपाल वीडियो यानी यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कोच किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वाति सिंह को। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है जैसे जनवरी मंथ या फरवरी मंथ 2022 की PDF, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटूसर्ट को। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है ये महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अगले 6 महीनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जो बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन है ये श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5,21,000 घरों का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व CM BB गुरुंग का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में जो BB गुरुंग है इनका निधन हुआ और ये सिक्किम के पूर्व CM रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की? तो ये जो पहल है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण 2022 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? तो जो वरुण 2022 नौसेना अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस तीरंदाज का एशियाड में चयन हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चौहान का। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश की नीरज चौहान जिनका एशियाड में चयन हुआ है। दोस्तों, ये जो नीरज चौहान है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी हैं और इनका एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड गेम्स की भारतीय टीम में जगह बना ली है। भारतीय तीरंदाजी संघ की ओर से टॉप 4 खिलाड़ियों के नाम जारी किए जाने के बाद सोमवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नीरज के संघर्ष और सफलता की सूचना जारी की है। सोनीपत में एशियन गेम्स ट्रायल में सभी रैंकिंग तीरंदाजों को शामिल किया गया। इसमें मेरठ के नीरज चौहान का प्रदर्शन शानदार रहा। इस प्रदर्शन से नीरज की राष्ट्रीय रैंकिंग
2 हो गई है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो नीरज चौहान है ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों जो एशियन गेम्स हैं ये नवंबर में होंगे जकार्ता में, जबकि जो वर्ल्ड कप है ये तुर्की में आयोजित किया जाएगा, अंटालिया में, तुर्की के अंटालिया में, और जो वर्ल्ड गेम्स हैं ये यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। तो जो मेरठ के नीरज चौहान हैं इन्होंने एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड गेम्स में जो टीम है उसमें इन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीरज चौहान ये कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी हैं। दोस्तों जो मेरठ के नीरज चौहान हैं इनके बारे में अगर देखा जाए कि इनके जो पिता हैं वो क्या करते थे, तो इनके पिता एक हॉस्टल में खाना बनाने का काम करते थे, लेकिन कोविड की वजह से वो जो इनका काम था खाना बनाने का वो भी छूट गया, और जो नीरज चौहान है इन्होंने खुद कोविड के दौर में सब्जी बेचने का काम किया, और इनके जो भाई थे वो भी सब्जी बेचने का काम करते थे। तो ऐसे में इनकी जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और ऐसे में इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचना यानी एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड गेम्स में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो नीरज चौहान है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह RS गरखल का स्थान लेंगे, जो कि 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे पहले जो डॉक्टर राजू हैं ये GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और 4 के पद पर थे। डॉक्टर एस राजू ये 1988 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए। अपने करियर की प्रारंभिक अवधि के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स के भूवैज्ञानिक मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सोने के खनिजकरण पर एक जांच भी की, और बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का भू पर्यावरणीय मूल्यांकन किया। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर एस राजू हैं इन्हें हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने करियर में जो है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स के भूवैज्ञानिक मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का भू पर्यावरणीय मूल्यांकन भी किया। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया, तो डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार वाराणसी के लंगड़ा आम को किस देश में निर्यात किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस को। दोस्तों अभी जो है रूस ने भारत से कई वस्तुएं रूस में भेजने के लिए मदद की बात कही है, और इस सूची में वाराणसी का जो लंगड़ा आम है उसका नाम भी इसमें शामिल है, और इसके शामिल होने से जो वाराणसी के आम निर्यातक हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। इसी माह 10 अप्रैल तक इस पर फैसला हो जाने के बाद लंगड़ा आम इस बार यूरोप और खाड़ी के बाद पहली बार रूस का सफ़र तय कर सकता है। तो दोस्तों पहली बार ऐसा होगा जब रूस में वाराणसी का जो आम है लंगड़ा आम ये भेजा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी का जो लंगड़ा आम है इसे किस देश में निर्यात किया जाएगा, तो रूस में इस आम को भेजा जाएगा। दोस्तों रूस से ध्यान रखना है कि रूस की कैपिटल क्या है, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, और रूस की करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसने चीन में अपनी पहली यात्रा की है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांगजी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यिचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया। इस क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया है। यह बैटरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कंटेम्पररी एम्पियरेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई है।
जहाज का नाम क्या है? तो पूरा नाम है इसका यांगजी रिवर 3 गोर्सेज 1, इसका पूरा नाम है। ये 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया। ये जहाज 16 मीटर चौड़ा है और 100 मीटर इसकी लंबाई है और करीब 1300 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, यानी इस जहाज की 1300 यात्रियों की ले जाने की क्षमता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जो है ये कहां पर बनाया गया? तो चीन में ये बनाया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो यांगजी रिवर 3 गोर्सेज 1 इसका पूरा नाम है और ये 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। और इसने पहली यात्रा कहां पर की है? तो चीन में इसने पहली यात्रा की है। दोस्तों चीन से ध्यान रखना है कि चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। और चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों ये जो एक योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, ये अपने आप में एक पहली योजना है, यानी देश में इस तरह की ये पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे, महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाता है और लगभग 1055 कैदियों को इससे लाभ होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि देश में इस तरह की पहली जो योजना है वो महाराष्ट्र के सरकार द्वारा शुरू की गई है, यानी कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त करने की जो योजना है वो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। और इस ऋण को क्या कहा जाएगा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो खावती इस ऋण को कहा जाता है। अब दोस्तों महाराष्ट्र ने इस योजना को शुरू किया है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो ये है मैप में महाराष्ट्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में महाराष्ट्र है। और जो महाराष्ट्र है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर आप देखेंगे गोवा। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को महाराष्ट्र टच करता है। दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जो महाराष्ट्र है ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो एरिया वाइज की रैंकिंग कितनी है? तो 3rd नंबर पर आता है। और वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज ये 2nd नंबर पर आता है। और दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित ध्यान रखना है कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी ये कहाँ पर है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। और भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट ये कहाँ पर पहुंची थी? तो महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंची थी सबसे पहले। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर और जर्सी और गान लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुराग सिंह ठाकुर ने। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल टीसी गहलोत ने, यानी अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं टीसी गहलोत, इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान लॉन्च किया। थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया। KIUG यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह KIUG का दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण 2020 में ओडिशा द्वारा आयोजित किया गया था। और दोस्तों 2021 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे वो जो है कोविड की वजह से स्थगित किए गए थे और अब ये 2022 में आयोजित किए जाएंगे। देश भर के 20 खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 4,500 एथलीट KIUG 2021 में भाग लेंगे।
तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो आयोजन है वो कब किया जाएगा, तो 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी जो है लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान लॉन्च किया गया इसका, तो वो किसने किया है, तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं टीसी गहलोत, इन्होंने लोगो, जर्सी और शुभंकर और गान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है डफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन से खिलाड़ी रहे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली लगातार 5वीं बार डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में 185.7 मिलियन डॉलर की वार्षिक आय के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। यानी जो विराट कोहली ये पहले स्थान पर हैं और इनकी जो संपत्ति है, आय है वार्षिक, वो कितनी रही, तो 185.7 मिलियन डॉलर इनकी वार्षिक आय रही है 2021 के अनुसार। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिर करके 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। यानी 2020 में इनकी जो वार्षिक संपत्ति थी, वार्षिक आय थी, वो ज़्यादा थी और 2021 में इनकी जो वार्षिक आय वो कम हो गई है। भारत की टॉप 5 सबसे मूल्यवान हस्तियों की सूची की अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर हैं रणवीर सिंह, जो कि अभिनेता हैं, और इनकी जो वार्षिक आय है वो 158.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और तीसरे स्थान पर हैं अक्षय कुमार, जिनकी 139.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और जो चौथे स्थान पर हैं वो हैं आलिया भट्ट, जिनकी 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये टॉप 5 आपको ध्यान रखना है। और पहले स्थान पर कौन है, तो विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है किसने वॉल्ट डिजिटल ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HDFC एग्रो ने। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। यह भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है ये IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नियामक सैंडबॉक्स के तहत एक नए विचार का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि वॉल्ट नामक जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया, तो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों ये भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम है। दोस्तों HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात की जाए कि वर्तमान में इसके CEO कौन हैं, तो रितेश कुमार इसके CEO हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल को। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और इसकी 2022 की थीम क्या रही, तो सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 2022 की विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम रही। दोस्तों ये जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था, तो वर्ष 2008 में ये पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये होता क्या है, तो विकास से जुड़ी एक ये गंभीर समस्या है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। इस समस्या को क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहती है। दोस्तों जो ऑटिज्म होता है ये तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर करता है। तो ऑटिज्म क्या होता है, एक तरह की ये समस्या होती है, बीमारी होती है। तो इसी को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने किस नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फास्टर नाम से। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने गुरुवार को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये फास्टर का फुल फॉर्म है, इसका अनावरण किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से
उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि फास्टर नाम से जो एक सॉफ्टवेयर है, इसका किसने अनावरण किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इसका अनावरण किया है। और इसका काम क्या होगा? तो ये जो है अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश को भेजने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये थे 4 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, मेघालय। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसकी सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।